हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और जो आज हमारी क्लास है, आपको दिखाई दे रहा है यूपी स्पेशल विगत वर्षों में पूछे गए समान अध्ययन के प्रश्न। दोस्तों, ये हमारी जो क्लास है ये यूपीपी स्पेशल है। अगर आप यूपीपी स्पेशल यानी आप केवल और केवल यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे अच्छे जीएस के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे आपके सामने सारे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आप को यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको बिल्डअप जो कॉन्सेप्ट उसको कराने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आप अगर एग्जाम हॉल में बैठें तो आप उन क्वेश्चन को लेकर के सहजता महसूस करें। ठीक है, तो आइए हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और एक बात और है, आप हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हो, लगातार देख रहे हो या नहीं भी देख रहे हो आप, या नए हो हमारे वीडियो में, तो आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए और उसके साथ साथ आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग पास पहुँचेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, उससे उनको काफ़ी यूजफुल होगा। और उससे ज़्यादा क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे इसके साथ साथ और अच्छे बेहतरीन हम क्वेश्चन आपके सामने आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश क्या है आगे, न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है। मतलब ये कह रहा है कि वो कौन सा आदेश है कि न्यायिक जो आदेश है यानी उच्चतर यानी जो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट को जारी करता है। तो इसमें से जो आपका दिया हुआ है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या प्रतिषेध, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं जो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय है वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जा रहा है, न्याय क्षेत्र के बाहर के मामलों को ले रहा है, या फिर उसमें और कोई समस्या आ रही है, तो ये प्रतिषेध जारी करता है सुप्रीम कोर्ट किसको, हाई कोर्ट को, यानी उच्चतम न्यायालय किसको, उच्च न्यायालय को। ठीक है, तो ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर है, आपको पता है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वां जो संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन 1978 में, इसको संपत्ति के अधिकार को किसमें, भाग 12 में, ठीक है, भाग 12 के जो इसमें 300 क अनुच्छेद है, 300 क अनुच्छेद में शामिल कर दिया गया, यानी रख दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, किसमें है, कौन सा अनुच्छेद में, 300 क में है। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, या जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र व वरुण की, या फिर विष्णु की। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पशुपति की। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे कि धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया गया था, लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, या फिर वैशाली में। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में जिन्होंने उपदेश दिया था, ये धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें क्या है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मातालंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। यानी जो एलिफेंटा की गुफा है, इनके पूछने का मतलब ये है कि किससे संबंधित थी। तो जो इसका ऑप्शन अगर हम देखें, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शैव धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। और हमारा 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, या फिर मलिक काफूर, या राणा रतन सिंह। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जब उस टाइम शासन कर रहे थे देवगिरी के, तो उस टाइम जब आक्रमण किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था आक्रमण। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट है, यानी रिवीजन चल रहा है आपका। आप जल्दी जल्दी इसका आंसर देते रहिए, और जितना भी आपका आंसर सही होता है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल, तो इसमें जो दिया हुआ है, अभिजात वर्ग को दी जाने वाली अतिरिक्त भुगतान था, या फिर वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, या इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, या फिर कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली क्या? अतिरिक्त राशि। देखिए सल्तनत काल में इक्तादार हुआ करते थे। इक्तादार क्या होते थे? ठीक है, जैसे देखिए सल्तनत काल के टाइम में जो सम्राट था, दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसको संभालने के लिए उसको क्या, मान लीजिए पूरा साम्राज्य है, उसको संभालने के लिए छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड कर दिया, यानी बांट दिया गया था। और प्रत्येक प्रांतों को देख रेख करने के लिए उसमें एक इक्तादार की व्यवस्था की गई। और सल्तनत काल में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था, और जो इक्ता को जो संभालता था, यानी जो इक्ता में प्रशासन करता था, उस व्यक्ति को हम कहते थे इक्तादार। क्लियर हुआ? और यहाँ से जो राजस्व वसूल होते था, जो राजस्व वसूल होते थे, जो राजस्व वसूल करते थे लोग, वो जो राजस्व एक रूप में जमा होता था, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे फवाजिल। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा फवाजिल किससे संबंधित है? सल्तनत काल के इक्ताओं द्वारा भूराशियों को जमा करने से। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे। और जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्गकारी संप्रदाय का संत था? तो ऑप्शन देखते हैं, निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव, या फिर रामदास। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नामदेव। ठीक है, वेरी गुड। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। और हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, या फिर असम हिमालय। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अपने। भारत के धन के प्रदेश डैश सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित हैं? 120, 140, या 100, या 80। यह धन नहीं होगा, यहाँ पे देखिए मिस प्रिंटर धान है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा धान होगा। ठीक, भारत में यह कह रहा है कि जहां पर धान अधिक मात्रा में उगाया जाता है, वहां पे जो वर्षा होता है, वर्षा कितना सेंटीमीटर तक होता है ताकि धान को अच्छे से उपजाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 120। ठीक है, चलिए वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है? वैश्विक, अगर मान लीजिए जो वैश्विक तापन, यानी वैश्विक तापन का मतलब यह हुआ ग्लोबल वार्मिंग, अगर बहुत ज्यादा हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? CO2 की मात्रा उसमें बहुत अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो उससे क्या घटनाएं घटित होंगी? ऑप्शन में देखते हैं, समुद्र तल में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब टेम्परेचर अधिक होगा ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर का जो जल है वो समुद्र में आके मिलेगा, और समुद्र का जो तल है धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तो हमारे जो कोस्टल एरिया हैं वो प्रभावित होने लगेंगे। ठीक बात, चलिए
तो दूसरा देखते हैं फसल के स्वरूप में परिवर्तन। बिल्कुल, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और जिसके कारण हर जगह सूखापन पड़ने लगेगा, सूखा पड़ने लगेगा, जिससे वन जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी और फसल का जो उत्पादन है कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं हम तट रेखा में परिवर्तन। बिल्कुल सत्य बात है, अगर मान लीजिए ग्लेशियर पिघलेंगे और उसके जल जब समुद्र में आएंगे तो जो तटवर्ती इलाके हमारे ये धीरे धीरे इन्हें परिवर्तन, ये डूबने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो सही है। तो चौथे ऑप्शन में दिया है उपयुक्त में से सभी। तो ये आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे। और हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जनसंख्या के इतिहास में की काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। इसमें यह पूछना है कि जो भारतीय जो जनसंख्या है, एक ऐसा इतिहास बना था कि उसमें जनसंख्या बहुत बड़ी छलांग आई थी। किस वर्ष आई थी? 1921 से 31 में, या फिर 1941 से 1951, 1951 से 1961, या फिर 1961 से 1971। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर है हो जाएगा 61 से 71 के बीच में ये देखने को हमें मिला था। ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, कोच्चि, गुवाहाटी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वनस्पति, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की बात कर रहे हैं, ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़िए। निम्नलिखित में से ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? बी.एस. न्यायपाल, खुशवंत सिंह, सलमान रश्दी, या फिर नीरज सिंह चौधरी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी। ठीक है, वेरी गुड। वर्ष 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? कतर में, मॉस्को में, पेरिस में, या फिर रोम में। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कतर में। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ये चोटी है, छोटी नहीं है, छोटी हो। ठीक है, चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? महलांगुर, सागरमाथा, चोमोलांगमा, या फिर फुमबुस्ते। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सागरमाथा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है अवनलिकाओं को प्लग करके, अतिचारण को रोककर, या फिर समोच्च रेखीय जुताई द्वारा, या फिर रक्षक मेखलाएं बनाकर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर, लाल सागर, या फिर बाल्टिक सागर, या फिर कैस्पियन सागर। भूमध्य सागर और उत्तरी सागर, या फिर लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, हम 20 पे पहुंचते हैं। और हमारा 20वां क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? जिप्सम, चूनासम, कोयला, या फिर मृत्तिका। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चूनासम। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारे 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, अंग्लुहास धारा, या फिर लेब्राडोर की धारा, या अलास्का की धारा। तो इसमें आपका जो सही अगर देखें, एक ठंडी धारा की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका लेब्राडोर की जो धारा है ये ठंडी धारा होती है। इसमें आपका गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, और इसे गर्म जल धारा कहते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो लेब्राडोर है ये ठंडी धारा होती है। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, या फिर शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम आपके लिए
और से बिल्कुल मोटिवेशन हो कि और ज़्यादा आपके साथ आए, आपसे जुड़े और काम करें, ताकि आपको जो आपकी सफलता है वो बिल्कुल सही तरीके से सही समय पे मिल पाए। आप हमें हमारे ऊपर भरोसा दिखाइए, हम आपके साथ हर जगह पूरी तत्परता के साथ खड़े हैं, बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी सीरीज के परिप्रेक्ष्य में अगले क्लास में आपसे हम मिलेंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आप काफ़ी अपने एग्जाम में जा करके बिल्कुल से आप सही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक है दोस्तों, तब आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और इसके साथ साथ जय हिंद।